हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के रिगार्डिंग टॉप महत्वपूर्ण जो साइंस के प्रश्न हैं। तो इसमें हम 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो को मैं एडिट करके 200 लग कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन को देखने प्रयास इसमें रहेगा मेरा एडिट करने का। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हम फुल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप वहां से उन वीडियो को भी देख लीजिए। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मेरे वीडियो से देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न वही हैं जो अभी तक कभी ना कभी बिहार पुलिस, बिहार बीपीएससी या दरोगा के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त के थक्का बनाने के लिए। विटामिन ए ऑप्शन में है, तो हम पढ़ेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। हम विटामिन के के बारे में पढ़ लिए हैं। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनॉन। ऑप्शन में विटामिन सी भी है, तो विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी का प्राप्ति का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह खट्टा है। खट्टा फल कोई भी होगा, लेकिन स्पेशली आपको याद करना है आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन डी देखते हैं, तो ऑप्शन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। यह केवल धूप से प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिए कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का काम होता है हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना। तो यहाँ से 8-10 प्रश्न बने जो हमने अच्छे ढंग से देख लिया है। ये विटामिन डी हो गया। हम पहले प्रश्न पूछ लिए, विटामिन से संबंधित जो प्रश्न बनते थे वो हमने यहाँ पे देख लिया। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट्स रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। मतलब कि शरीर का तापक्रम जो है हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? तो यह हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए, और सेरेबेलम भी ऑप्शन में है, तो हम देख लेते हैं। सेरेबेलम बेलम भी हम देख लेंगे। हमारे मस्तिष्क में दो भाग होते हैं। दो भाग जो महत्वपूर्ण रूप से इसका मतलब एग्जाम में जो वहाँ से प्रश्न आते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम में क्या होता है? सभी बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है वह होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। जबकि जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो सेरिबेलम से होता है। मतलब अपने शरीर पे जो नियंत्रण रखते हैं यह सेरिबेलम का काम है, ना कि सेरिब्रम का। सेरिब्रम का काम है केवल सोचना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? एड्स जो होता है विषाणु के द्वारा होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी दिया था कि जो महत्वपूर्ण बीमारी है वह हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, उसका वाहक क्या है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक के जरिए बताया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। आप उसे एक बार जरूर देख करके जाएं। उनमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा। तो आपको फिर भी एक ट्रिक एक बार यहाँ हम ट्रिक बता देते हैं। एड्स का जो ट्रिक मतलब कि वायरस या विषाणु के द्वारा जो होने वाला बीमारी है उसका ट्रिक है चक एप्पल डे हमर छोट गाल। ऐसे याद कीजिएगा। बोलने में कुछ अजीब सा लग रहा है। चक एप्पल, इसको याद कर लीजिए फिलहाल। चेचक, खसरा, एड्स, पोलियो, रेपीज, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, डेंगू, यह सब जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है। जीवाणु का हमने टिक बताया था आपको कि पंडित जी का टिक न्यू है, मतलब प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, न्यूमोनिया, हैजा और क्षय रोग, यह सब जीवाणु के कारण है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा स्रोत होता है। मतलब कि कोशिका का जो ऊर्जा हाउस कहते हैं वह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन में देखिए लाइसोसोम भी है। तो लाइसोसोम क्या होता है? कोशिका की जो आत्महत्या की थैली कहलाती है वह कहलाती है लाइसोसोम को। राइबोसोम है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का स्रोत गृह कहा जाता है या कोशिका में, लेकिन राइबोसोम जो पूछा जाएगा क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। और मानव में प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। कोशिका भित्ति यह पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इतना प्रश्न देख लिया है। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो याद रखिए कि लाइसोसोम के खोजकर्ता थे डी डुबे। तो यहाँ से हमने इतने प्रश्न को देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। तो लाइक करके कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्द्रता
किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, या आपको ऐसे पूछा जा सकता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? तो हाइग्रोमीटर है। लेकिन जब जल का आपेक्षिक घनत्व पूछा जाए तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर है ना, ये जल का आपेक्षिक घनत्व मापता है। लेक्टोमीटर है तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर से क्या होता है? शरीर का तापमान थर्मामीटर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो बता दिए आर्द्रता, आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। मतलब यही है, वायुमंडलीय आर्द्रता जो मापी जाती है यह हाइग्रोमीटर से। ये रिपीट हो गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? वॉट है। कुलम का मात्रक पूछा जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कुलम होता है। विद्युत शक्ति है, विद्युत धारा का अगर पूछ लिया जाता तो एम्पियर होता। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न जनरली बनते हैं, वो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण। मतलब कि जितनी भी लाल चींटी होता है जिसके डंक के कारण खुजली होता है, उसका कारण क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। ये देखिए बिहार पुलिस 2017 का यह प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न है हम आपको यहाँ पे देखिए शो कर रहा है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे जनरली सब यही शो कर रहा है कब कब पूछा गया ये एग्जाम में। देखिए एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल जान लीजिए कि सिरका में जो होता है लगभग 2% से लेकर के 4% रहता है सिरका में एसिटिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में और दही में भी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का जब अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो याद रखिए 92 है। अगर यूरेनियम के बारे में अगर पूछा जाए कि यूरेनियम का समृद्ध भंडार किस देश के पास है, तो देखिए यहाँ पे कभी कुछ रहता है। तो कहीं मैंने कजाकिस्तान पढ़ा है और कहीं मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है। तो याद रखिए कि दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं आएंगे, या तो कजाकिस्तान रहेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को क्लिक करेंगे। अगर आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आ जाए तो आपका उत्तरदायित्व बनता है आप आंध्र प्रदेश को क्लिक करके आएंगे। परमाणु ऊर्जा की प्राप्त करने के लिए जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का भारत में अगर समृद्ध स्थान पूछ लिया जाए तो याद रखिए आंध्र प्रदेश आप क्लिक करेंगे। और कर्नाटक से भी आता है, जैसे लोहा, कर्नाटक लोहा इसका भी क्षेत्र है कर्नाटक में। कर्नाटक में स्पेशली सोना अधिक मात्रा में है। मध्य प्रदेश में हीरा की खान पाई जाती है, और राजस्थान में चांदी भी है, और बिहार में तो स्पेशली थोरियम है, अभ्रक का भी बिहार में है। यहाँ से हमने कुछ प्रश्न देखा। यहाँ देखिए बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कोयला के बारे में हम जान लेते हैं। कोयला जो है मुख्य रूप से 4 किस्म के होते हैं। एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, लिग्नाइट होता है और पीट कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला या सर्वोत्तम ढंग का जो कोयला माना जाता है वह एंथ्रासाइट को माना जाता है। इसमें देखिए अगर कार्बन प्रतिशत की अगर बात की जाए तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, लेकिन इतना जान लीजिए कि सबसे अधिक किसी के पास रहता है 90% से अधिक तक रहता है। कहीं मैंने 80% से 90% के बीच देखा है। तो इस प्रकार आप याद इतना कर लीजिए। इसमें एक्चुअल डाटा हालांकि मुझे भी पूरा मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी 2-3 स्रोत से पढ़ा हूँ। 2-3 स्रोत में 2-3 अलग अलग बताए गए हैं। कहीं पे 80 से 90 है, कहीं 90 से 96 है, कहीं 90 से 92 भी है। तो इतना जान लीजिए कि 90% से प्लस ही होता है एंथ्रासाइट में। और एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है। मध्यम किस्म का जो होता है वह होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है मध्यम किस्म का कोयला होता है। और सबसे घटिया कोयला पूछ लिया जाए तो पीट कोयला होता है। पीट क्या होता है? सबसे घटिया कोयला होता है। यहाँ से हमने इतने प्रश्न देखे। अब प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? तो देखिए यहाँ पे अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि क्या इसमें एक्चुअल क्या चीज़ है, क्या सही है इसमें। तो देखिए 29 है मानव खोपड़ियों में। क्या होता है कि हमारे कान में 6 हड्डी होते हैं, हमारे फेस में 14 हड्डी होते हैं। 14 हो गया, 6 हमारे कान में, 20 हो गया। और हमारे खोपड़ी जिसको कपाल कहते हैं, कपाल में 8 हड्डियां होती है। तो कुल मिलाकर के 28 हुआ। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो एक हेय नामक हड्डी भी रहता है। कुल मिलाकर के 29 हड्डी हो गए। तो आपको इस प्रकार से जब डाटा दिया जाए 8, 12, 28, 29, तो आप 29 करके क्लिक कीजिएगा। लेकिन अगर मनुष्य के कपाल पूछ लिया जाए तो कपाल में केवल 8 हड्डी। अगर मनुष्य के फेस में पूछ लिया जाए तो 14 हड्डी। अगर कान में पूछ लिया जाए तो 6 हड्डी। और हमारे शरीर में
जो कान का स्टेपीज होता है यही सभी शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? कान में पाया जाने वाला स्टेपीज। अगर वहीं सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो हमारे मनुष्य यानी मतलब मनुष्य का जो शरीर में जंघा का जो पोर्शन होता है इसमें सबसे बड़ा हड्डी होता है जिसको कि फीमर कहा गया है। जंघा की हड्डी को क्या कहा गया? फीमर। अगर प्रश्न यह पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है तो यह दांतों का एनामिल है। तो यहाँ से हमने कुल मिलाकर के बहुत अच्छे अच्छे ढंग से के प्रश्न देखे और मैं जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ मैंने वही प्रश्न का यहाँ पे डिस्कशन किया है। जो मैंने घटना चक्र विभिन्न क्वेश्चन में मैंने जो पढ़ा है वही डिस्कशन के जरिए मैं बताता हूँ। अतिरिक्त क्वेश्चन मैं ऐड इसलिए कर देता हूँ ताकि एक साथ आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने का मौका मिले और आप अधिक से अधिक प्रश्न को अपने एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी मेरी आकांक्षा है कि आप लोग का अच्छा एग्जाम जाए। चलिए हम प्रश्न देखते हैं 10। यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? किण्वन है। ऑप्शन में देखिए है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? इसके तहत दूध को किसी निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और एकाएक इसे ठंडा कर लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाता है। देखिए आप दूध का नाम लिए तो दूध से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत मतलब 2017 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। उस समय मैं भी अटेम्प्ट दे रहा था तो उस समय पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और भारत का प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। क्वेश्चन देखते हैं 11। एक आदर्श ईंधन क्या है? इसका सब का सब आंसर सही है। आदर्श ईंधन क्या हो सकता है? जो सस्ता होगा तब तो वो आदर्श है। वह कम प्रदूषण फैलाता हो और उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, मतलब कि कम जलने पर उसका मान अधिक आ जाए। तो यह क्या है? एक आदर्श ईंधन का लक्षण है। तो ये सभी इनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। पौधे में जल का परिवहन होता है। तो देखिए यहाँ पे किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे दिक्कत होता होगा जल का परिवहन जब पूछा जाए तो जाइलम। देखिए जल जाइलम। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। अगर फ्लोएम जब पूछता है तो देखिए भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम से होता है। मान लीजिए आप भोजन को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, FOOD। तो देखिए वहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे फ्लोएम है। तो इस प्रकार याद कर लेंगे कि पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वह फ्लोएम से, जबकि जल का परिवहन जाइलम से होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने। 2-3 प्रश्न जनरली बनते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? उसको कहते हैं फोटो से, वो तो प्रकाश संश्लेषण हो ही गया, उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है वह कहलाती है क्वांटोसोम। यहाँ से यही प्रश्न बनता है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन बनता है कि हम किसी पौधे या वृक्ष की आयु का गणना कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा उसकी वार्षिक वलय को गिन करके, और इस वार्षिक वलय की गिनकर अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और जो है किसी भी पेड़ पौधे का जो लंबाई मापने का जो यंत्र है उसको क्रेस्कोग्राफ मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ से, जो कि जगदीश चंद्र बसु जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न का हम यहाँ पे कलेक्शन किए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस में सिट्रिक एसिड की प्रचुरता पाई जाती है? तो सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू, संतरा, जनरली जितने भी खट्टे फल होंगे उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू और संतरा दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमने बता दिया है। 2 से 4% क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। दूध से जो दही में बनने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। केला में देखिए क्या होता है, केला में कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन स्पेशली कार्बोहाइड्रेट को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाफिंग गैस क्या है? मतलब कि लाफिंग गैस का आपको सूत्र पूछ दिया। तो लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। या आपको हिंदी में यही प्रश्न पूछता है किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं? तो यही है लाफिंग गैस। आपको पता हो लाफ मतलब हंसना होता है, तो यही लाफिंग गैस को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है सूत्र? N2O। यह है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र। चलिए हम प्रश्न आगे देखते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में
निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। देखिए यहाँ पे प्रश्न कभी कभी ऐसे घुमा करके दे दिया जाता है कि ताज़ा मूत्र दुर्गंध नहीं करता है, किंतु कुछ समय के बाद वह मूत्र दुर्गंध देने लगता है। ऐसा क्यों? तो बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है, यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, क्योंकि मूत्र में यूरिया पाया जाता है और वही यूरिया अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। यही कारण है कि वह दुर्गंध देने लगता है। तो ये देख लिए। और हम देखते हैं ऑप्शन में क्या सब है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए सल्फर के बारे में आपको एक बताएं कि सल्फर जो है रबर बनाने में सल्फर का भी प्रयोग होता है। रबर बनाने में सर यानी कि रबर जो लचीलापन होता है, इसका कारण क्या है? सल्फर उसमें मिलाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि रबर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो वह केरल है। याद रखिएगा, केरल साक्षरता के दृष्टिकोण से भी पहला स्थान पे है। और लिंगानुपात अगर पूछ लिया जाए सबसे अधिक कहाँ है, तो केरल में ही है। यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, मतलब कि 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, मतलब कि 84 महिलाएं अधिक है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है। राज्य के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, इसमें हम किसी भी मतलब कि यूनियन टेरिटरीज जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उसे मैंने नहीं लिया है। हम यहाँ राज्य के संदर्भ में बताएं। और यही सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भी है, केरल। केरल क्या है? सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। ये हमने सल्फर से तो प्रश्न निकाल लिया। सल्फर का प्रयोग कहाँ होता है? रबर बनाने में। और रबर का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो केरल का है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है कि पानी, अगर पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि पानी को मतलब कोई पानी अगर आपको पीना चाहते हैं तो उसमें क्या मिला करके उसे शुद्ध किया जा सकता है, तो क्लोरीन का प्रयोग होता है। याद रखिए कि क्लोरीन का पानी मतलब कि पानी जो क्लोरीन से मिला हुआ है, यानी कि क्लोरीन युक्त पानी आप पी सकते हैं, वह शुद्ध होता है। लेकिन अगर क्लोरीन युक्त पानी में आप नहाते हैं तो आपका चेहरा जल सकता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को मारिए, उसमें क्वेश्चन आता है कि स्विमिंग पूल में तैरने के पश्चात कुछ चेहरा में ऐसे होता है, जलनशील उत्पन्न मतलब ज्वलन महसूस होता है। क्यों? तो क्लोरीन मिला रहने के कारण, क्योंकि क्लोरीन का प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में, ताकि उसमें कीट न जमे। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? मोटर वाहन से जो निकलता है अधिकांश गैस क्या है? तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड है। और बहुत ही जहरीली है। उससे मानव मानव शरीर पे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य पे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। खास करके इससे स्वास्थ्य संबंधी मतलब श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। प्रश्न देखिए 16 है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का क्या नाम है? तो इसका कास्टिक सोडा कहते हैं। एक यौगिक का सामान्य नाम कहिए या व्यापारिक नाम पूछा जाए तो यह है कास्टिक सोडा। अगर यही इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता तो Na किसका सूत्र होता है? Na जो किसका सिंबल होता है? सोडियम का। तो इस प्रकार आप कह सकेंगे कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही शॉर्ट फॉर्म है, जिसे कि व्यापारिक रूप में या सामान्य नाम कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हम बेकिंग सोडा को देखते हैं। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। देखिए सोडा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है धोवन सोडा। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2O3 Na2CO3। हाँ, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। इसके बाद देखिए पोटाश, यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ से इतना ही प्रश्न बनता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा ही बैंकिंग सोडा कहलाता है। क्वेश्चन है गुरुत्व त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो देखिए जी इंडिकेट करता है गुरुत्वाकर्षण को ही, लगभग मान लीजिए वही होता है। जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पर। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान सबसे कम होता है। और केंद्र पर है ऑप्शन में, तो केंद्र यह जान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो जाता है। भूमध्य रेखा पर कम होता है, ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध, इससे देखिए पहले की वीडियो भी हमने बताया था कि पानी का मतलब पीएच मान देखिए क्या होता है। पीएच मान एक पैमाना है जिससे किसी भी पदार्थ
का अम्लीय या क्षारीय होने का प्रमाणन किया जाता है। मतलब कि पीएच मान में 0 से लेकर के 14 तक के डिजिट होते हैं। पीएच मान में 0 से लेकर के 14 तक के डिजिट होते हैं, यानी अंक होते हैं, जिसमें जिसका 7 से कम होता है उसे अम्लीय माना गया है। मान लीजिए 7 को एक बाउंड्री मान लिया गया, 7 से जिसका पीएच मान कम हो गया तो वह अम्लीय है, मतलब स्वाद में खट्टा होगा उसका, तो वह अम्लीय है। जबकि 7 से जिसका अधिक होगा वह क्षारीय होगा। और जो 7 होगा, प्रश्न यह बन सकता है कि जो 7 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको न्यूट्रल विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल विलियन कहते हैं। इस तरह पानी का शुद्ध मान, पानी का जो है पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। नमक का भी पीएच मान 7 ही होता है, ध्यान रखिए। रक्त का पूछा जाता है तो रक्त क्या है, तो क्षारीय द्रव है। हमारे शरीर में जो रक्त है यह क्षारीय द्रव है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये हमने देख लिया। पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो लार होता है, लार का पीएच मान कभी कभी पूछा जाता है, 6.5 के आसपास होता है इसका पीएच मान। और लार क्या होता है, अम्लीय होता है। क्योंकि हमने बता दिया है कि अम्लीय वह होता है जिसका पीएच मान 7 से कम हो। और कभी कभी पूछा जाता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। किसने? सोरेनसन ने। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई है। भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी वह ईस्वी था, अब याद थोड़ा लेना पड़ेगा। हाँ, वह डेट था 3 दिसंबर 1984। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल, वहाँ जो गैस कांड हुई थी उसमें किस गैस का मतलब रिसा हुआ था, तो याद रखिए मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था भोपाल गैस त्रासदी में। और यह घटना कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984 को। और यह कभी कभी जटिल प्रश्न बनाने के लिए पूछा जाता है कि वह कौन सी फैक्ट्री थी जिसमें यह घटना हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अब देखिए कभी कभी देखिए मिथाइल साइनेट, यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न बनता है कि हम लोग जो अपने रसोई गृह में एलपीजी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसमें इसका जब रिश्ता हो तो वह पता चल जाए यह किसके कारण होता है। हालांकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन प्रोपेन और मीथेन का मिश्रण होता है ये, तो इसमें अपना कोई गंध नहीं है लोगों के पास। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा मिलाया जाता है एक यौगिक जो कि सल्फर का यौगिक होता है। किसका यौगिक होता है? सल्फर का यौगिक होता है, जिसके मिलाने से जब वह रिसाव होता है तो उसका रिसाव का पता हम सुगंध या उसका दुर्गंध से पता कर लेते हैं। क्योंकि ये जो है म्यूथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इन सब का जो मिश्रण होता है काफ़ी खतरनाक होता है और ये घातक होता है। जिसके कारण अगर इसका रिसाव हो गया तो समझ ही सकते हैं गैस रिसाव से कितना बड़ा कांड हो सकता है। बस्ती का बस्ती जल सकता है, टोला मोहल्ला उजड़ सकता है। इसलिए उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, अभी तक आप लोग रटते आए होंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। हम भी कई जगह पढ़ लिए लेकिन हम भी गलत थे तब तक। लेकिन इसका सही जवाब होगा सल्फर की यौगिक इथाइल आइसोसाइनेट। क्या होगा? सॉरी, इथाइल आइसोसाइनेट नहीं, इथाइल मरकॉप्टेन। देखिए कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा डिस्कशन के चक्कर में बार बार हम रिपीट कर लेते हैं, बार बार ऑप्शन में देखने के कारण ये उच्चारण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इतना तो इग्नोर करके ही चलेंगे। तो इसको कहेंगे इथाइल मरकॉप्टेन। क्या था? इथाइल मरकॉप्टेन। ठीक ना? इथाइल मरकॉप्टेन जो है सल्फर का यौगिक है। अगर आप लोग भी रटते आए हैं मिथाइल मरकॉप्टेन तो उसको भूल जाइए। अभी से रैम में अटकाना उसको छोड़ दीजिए और इसे डायरेक्ट परमानेंट मेमोरी में भेज दीजिए, इथाइल मरकॉप्टेन। चलिए हम प्रश्न देखते हैं आगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पे देख लिया। प्रश्न संख्या 20 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। देखिए एडवर्ड जेनर। देखिए यहाँ से हम कुल मिला के 5-6 प्रश्न देखने वाले हैं। बेशक हम आपको कम प्रश्न दिखाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन के साथ बहुत अच्छे प्रश्न हम यहाँ से खोज निकालेंगे। ये देखिए बिहार पुलिस 2017 में यह भी प्रश्न पूछा गया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार टीके की खोज की। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहला बार टीका का खोज कौन किया? एडवर्ड जेनर। पहली बार चेचक का टीका का खोज कौन किया? तो एडवर्ड जेनर। दोनों प्रश्न यही है कि मतलब पहली बार जो टीका खोज हुआ था किस चीज़ का हुआ था, तो वह चेचक का टीका हुआ था। और आपको बता दें चेचक के संबंध में, भारत 1980 में ही चेचक मुक्त हो गया है। 1980 के बाद भारत में चेचक के कोई लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ छीट फूट तो रहा ही होगा, लेकिन 1980 में ही भारत चेचक मुक्त बन गया है।
और देखिए यहाँ से हमने तो प्रश्न देख लिया कि किसने पहली बार चेचक के टीके की खोज की, एडवर्ड जेनर। देखिए लुई पास्चर के बारे में आता है, तो याद रखिए लुई पास्चर क्या, रेबीज का जो टीका का खोज किया था सबसे पहले लुई पास्चर किया था। कौन किया था? रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर किया था। और यह कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज रेबीज वायरस का नाम है, और इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। जो जिसे यह कुत्ता काट लेता है उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच क्या था? रॉबर्ट कोच हम थोड़ा दिमाग पे जोर देते हैं और याद करते हैं। रॉबर्ट कोच हाँ, रॉबर्ट कोच जो थे, हैजा के टीके का जो खोज सबसे पहली बार किया था वह रॉबर्ट कोच था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था किसका? हाँ, पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ से हमने कुल 5-6 प्रश्न देख लिए। हम 21 क्वेश्चन देखेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमने पहले ही देख लिया है, 7.4 होगा। 7 किसका होता है? नमक और पानी का। और रक्त का पीएच मान मान अगर 7.4 है तो यह किस प्रकार का है? तो यह क्षारीय द्रव है। चलिए हम आगे प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो यहाँ से कुल मिला के हम 7-8 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप इतने 7-8 प्रश्न को अगर दिमाग में लेकर के चलते हैं तो जनरली आपको प्रश्न यहाँ से मिस नहीं होंगे। पहली बात, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का या कलर का। तो देखिए तरंग धैर्य जिसका तरंग धैर्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। जिसका तरंग धैर्य अधिक होगा उसका विचलन क्या होगा? कम होगा। और वही सबसे कम क्या होता है? उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और इसका क्या होगा? प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और विचलन भी लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो जिसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार बैंगनी का तरंग धैर्य सबसे कम होता है। अगर पूछा जाता है कि रंगों में वह कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक और तरंग धैर्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग धैर्य सबसे कम और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और यही कारण है कि ये बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विक्षेपित होता है। और लाल रंग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे लाइन में जो सिग्नल का प्रयोग किया जाता है लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग धैर्य अधिक होने के कारण यह विचलित कम होता है। मतलब अपने इसका जो अपना लाइन है बस उसी में रहता है, या जल्दी ज़्यादा फैलता नहीं है। स्वाभाविक है, जब ज़्यादा फैलेगा तब तो उसका अपना अस्तित्व तो मिट ही जाएगा, इसलिए ज़्यादा इकट्ठा कलेक्ट होकर के एक समूह के रूप में गुजरती है, यही इसका तरंग धैर्य अधिक है। हरा और पीला है, तो पीला क्या बताएं अब हम? हाँ, आपको यहाँ से देखिए एक प्रश्न और बनता है। लाल, नीला और हरा इन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, नीला, हरा जो 3 मूल रंग हैं इसको प्राथमिक कहते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, नहला, नहला, नीला, हरा और लाल। या फिर आप इसको दूसरा एक और ट्रिक बताते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लहन। अगर कोई बिहार से या कोई अगर बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा लहन जो है यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आँख के इलाज के लिए जाना जाता है, लहन। ठीक है ना, ये नेपाल का प्लेस है लहन। इस प्रकार याद कर लेंगे, लहन या नहला। ये क्या होते हैं आपको बता देंगे कि ये प्राथमिक रंगों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन रहित और सहित में अंतर जान लीजिए। रहित मतलब नहीं रहने वाला, वैसा कौन सा धमनी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मतलब ऑक्सीजन नहीं रहने वाला रक्त को ले जाती है? तो ये फुफ्फुस धमनी है। तो जनरली ये देखिए अपवाद ही है, क्योंकि धमनी का कार्य क्या होता है? धमनी का कार्य होता है ऑक्सीजन सहित रक्त ले जाने वाला। लेकिन ये फुफ्फुस धमनी जो है एकमात्र अपवाद है जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। ठीक है, और इसके बाद देखिए फुफ्फुस सिरा भी ऑप्शन में, तो इसका काम है फुफ्फुस सिरा का काम होता है ऑक्सीजन। चलिए हम आगे प्रश्न देख लेंगे, इसमें बहुत सारा प्रश्न मिलता है, कितना डिस्कशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है? ऊर्ध्वपातन। यहाँ से हम 3-4 प्रश्न को हम देखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। मतलब ठोस जो है वह द्रव रूप न लेकर के वह सीधे गैस में बदल जाती है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। यह खास करके देखिए अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन और भी 4-5 हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, तो इतना कम से कम तो आप याद कर ही सकते हैं। आयोडीन, सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, इन सब का जो होता है
डायरेक्ट ये ठोस से गैस यानी कि वाष्प में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसे कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे यानी कि हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि इन्हें ही माना गया है, पीयूष ग्रंथि को। लेकिन छोटा रहने के बावजूद ये रहता कहाँ है? मस्तिष्क में, बहुत ज़्यादा कम का है। इसका काम है हाइट कम फाइट ज़्यादा। तो वैसे बोल रहा हूँ। तो ये है मनुष्य के शरीर में सबसे, ये जो ग्रंथि जो है जिससे हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि ग्रंथ मतलब वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है, यह निकलता है पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन पूछता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? तो यह मस्तिष्क में होता है। थायराइड ग्रंथि का पूछा तो थायराइड ग्रंथि कहाँ है? गला में। चलिए प्रश्न संख्या हम 26 देखेंगे। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा किससे प्राप्त होता है? जनित्र। जनित्र को जनरेटर भी कहते हैं। जनरेटर न दिया, हाँ जनरेटर ही इसका सही होगा। ठीक है। कभी देखिए मोटर है तो मोटर का कार्य क्या होता है? जो काम डायनेमो का होता है ठीक उसके विपरीत काम होता है मोटर का। डायनेमो क्या इंडिकेट करता है? इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रिक। डायनेमो का अंतिम में आपका MO होता है। M फॉर मशीन याद कर लीजिए, यांत्रिक। M को आप घुमा करके E बना लीजिए। क्या हो गया? मशीनी ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनेमो। लेकिन मोटर का काम क्या है? ठीक इसके विपरीत। मोटर क्या कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। यहाँ से हमने प्रश्न ये देख लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ये देखिए बिहार दरोगा में भी प्रश्न पूछा गया था इस बार। बिहार SI 2019 में देख सकते हैं प्रश्न। ब्रोमीन है। ये देखिए अधातु पूछा गया इसलिए कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल होती है। ठीक है। और कभी कभी यह पूछा जाता है वह कौन सा तत्व या धातु है जो जिसे हाथ में रखने पर वह गल जाता है या पिघल जाता है? तो याद रखिएगा कि गैलियम। क्या होता है? गैलियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे हाथ के ताप पर ही पिघल जाता है। अगर यहाँ पे धातु के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है, तो वह है पारा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और हम देख लेते हैं। इसमें से 2 प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न बन गया है। सल्फर का प्रयोग कहाँ होता है? तो हमने बता दिया है कि रबर बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग होता है। आयोडीन का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है कि मतलब ठोस से डायरेक्ट ये गैस में ही चेंज हो जाता है। और मनुष्य को आयोडीन युक्त नमक क्यों खाने की सलाह दी जाती है? ताकि वो घेंघा रोग से बच सके। यही प्रश्न आ गया यहाँ से। कार्बन, देखिए एक प्रश्न यहाँ से जनरली आता है कि सभी जीवित प्राणी में क्या निश्चित रूप से रहता है? तो कार्बन रहता है। याद रखिएगा कि सभी निश्चित जीवित प्राणी में निश्चित रूप से क्या रहता है? कार्बन रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कि किसी भी अम्ल में निश्चित रूप से क्या रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। जिस प्रकार किसी भी अम्ल में निश्चित रूप से हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, उसी प्रकार प्राणी में भी कार्बन का रहना मतलब कि जरूरी ही है और रहता भी है। चलिए यहाँ प्रश्न इतना देख लिए। हम 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए जूल तो हम लोग को लग रहा है हर कोई जानता होगा। जूल, कैलोरी और BTU ये सभी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन फोन नहीं है। देखिए BTU क्या होता है? BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU का U का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ऊष्मा की इकाई कौन सी है? जूल है, कैलोरी है और BTU है, लेकिन फोन नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव में जो अगर आप भोजन करते हैं, भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? तो यह कैलोरी में मापी जाती है भोजन की ऊर्जा। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। यह प्रश्न भी हमने पहले की वीडियो में देख लिया है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, इसे भी देख लीजिए। वैसे मेरा जो भी वीडियो होता है फुल डिस्कशन के साथ होता है, कहीं से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न का मैं कलेक्शन करता हूँ, इसके बाद हम वीडियो दे रहे हैं। मेरा बस उद्देश्य होता है सिखाना। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मैं किसी को सिखा सकता हूँ। अगर मैं एक गुड लर्नर हूँ तो मैं गुड लिसनर भी हूँ। अगर मैं ज़रूरत पड़े तो मैं अच्छे से सीख सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर अच्छे से सिखा भी सकता हूँ। बस इसीलिए मैं इतने सारे प्रश्नों को कलेक्ट करने का प्रयास करता हूँ।
अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप एग्जाम देने से पहले आप निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों को देख के जाइए। वैसे भी आप लोगों ने अभी तक तो देख ही लिया होगा मेरे डिस्कशन का क्या तरीका है। तो ये है तारों का टिमटिमाना का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए यहाँ से 3-4 प्रश्न आते हैं कि बाल्टी में रखा हुआ अगर मान लीजिए सिक्का आप गिरा देते हैं, नोट 2 रुपये 4 रुपये का सिक्का जो है आप गिरा देते हैं, तो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न आता है कि अगर किसी बाल्टी में या बकेट में आप किसी डंडा को डालते हैं या अपना पैर लटका करके समुद्री किनारे या नदी में बैठते हैं तो अभी पैर तिरछा दिखाई देता है। का क्या कारण है? यह भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। कभी कभी प्रश्न आता है कि मछली अगर एक मछुआरा जो मछली को समुद्र के किनारे रहकर मारना चाहता है तो उसे निशाना कहाँ लगाना चाहिए? उसे जहाँ मछली दिखाई दे उससे आगे लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह नजदीक नजर आने लगता है। ठीक है, इतना प्रश्न हमने देख लिया। देखिए ऑप्शन में है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन से भी हम एक आध प्रश्न, हाँ एक प्रश्न बहुत अच्छा है, हम देख लेते हैं कि आकाश जो नीला दिखाई देता है यह किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और याद रखिए कि पूछा जाता है कि समुद्र जो नीला दिखाई देता है यह किसके कारण? क्योंकि ऊपर में तो असीम आकाश है, वही आकाश का जो है प्रकीर्णन हो जाता है जिसके कारण कि समुद्र का पानी भी हमें नीला दिखाई देता है। तो यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते थे, तो ये प्रश्न हमने इतना तक देख लिया है। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत जगह पूछा गया है। शायद लिखना लिखना शुरू करें तो पूरा स्क्रीन कम पड़ जाए कि ये प्रश्न कितना बार पूछा जा चुका है। तो ये है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। यहाँ से हम एटलीस्ट अगर बनाना क्वेश्चन चाहे ना 10-20 प्रश्न हम बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको यहाँ पे 4 या 5 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और आप इसे हमेशा के लिए रैम में ना अटका करके सीधे परमानेंट मेमोरी में भेज दीजिए। क्योंकि रैम में अगर आप लटका के रखते हैं तो जैसे ही बिजली का कनेक्शन खत्म हुआ आपके मस्तिष्क से चला जाएगा। इसी प्रकार इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे डायरेक्ट आपको परमानेंट मेमोरी में भेज देना है। कैसे भेजना है तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स के खोजकर्ता कौन थे? तो नरिंदर कपानी थे। कौन थे? नरिंदर कपानी। कहीं कहीं किसी बुक में मैंने महेंद्र कपानी भी देख लिया, लेकिन इसका रियल जो आंसर होगा ये होगा नरिंदर कपानी। ऑप्टिक्स फाइबर के खोजकर्ता कौन थे? नरिंदर कपानी। और देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से एक प्रश्न यह भी आता है कि चटका हुआ कांच चमकीला नजर आता है या चटकीला नजर आता है, किसके कारण? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न आता है कि मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो यह भी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए मृग तृष्णा क्या होता है? अगर आप गर्मी के टाइम में किसी सुनसान जगह जैसे कि जो रेत से भरा हो या फिर कोई ऐसा सड़क जो बहुत मतलब चिकना सतह हो, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कुछ दूरी पे कि लगता है जैसे वहाँ पे पानी का जमा है, पानी का जमाव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह जो है मृग तृष्णा का ही उदाहरण है। ठीक है, और प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि ऑप्टिक्स फाइबर के रंग कैसा होता है? तो यह देखिए इसका जनरली कहीं पे मैंने पिंक पढ़ा था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप लोग के पास इसके बारे में पूरा पूरा अगर जानकारी है तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या यह सही है। नहीं तो अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको पिंक ही मार लेना, यानी कि गुलाबी। ऑप्टिक्स फाइबर का रंग होता है गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 31 है रेडियो सक्रियता पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरेल ने। यहाँ से ये प्रश्न बन गए अल्फा बीटा और गामा ये तीनों पदार्थ का उत्सर्जन कर, ये तीनों जो है कण है और ये तीनों किरणों का उत्सर्जन होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 32 है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य। तो देखिए ध्वनि में ध्व आ गया ना, और अनुदैर्घ्य में भी ध्व आ गया। इस प्रकार आप रिलेट करेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंग है। अनुप्रस्थ क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगर आप प्रकाश लिखते हैं तो प्र आता है प्रकाश में भी, और यहाँ पे भी अनुप्रस्थ में प्र आ गया। तो इस प्रकार प्रकाश में स आता है, अनुप्रस्थ में भी स आ गया। तो इस प्रकार आप याद करेंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं?
देखिए हम पहले प्रश्न में हमने क्या देखा था, पहले प्रश्न में हमने लाइसोसोम को देखा था जिसे कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को। प्लीहा को स्प्लिन भी कहते हैं, इंग्लिश में प्लीहा को स्प्लिन भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा हो गया। लेकिन इतना से तो काम चलेगा नहीं, हम और डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या है, अस्थि मज्जा ऑप्शन में है, तो याद रखिए कि आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से ही होता है। लाल रक्त कणिका का जो निर्माण स्थल क्या होता है, अस्थि मज्जा, या इंग्लिश में रहेगा तो बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर यकृत। चलिए यकृत के बारे में और भी ज्यादा प्रश्न देखेंगे। तो ये देखिए पीलिहा जो प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। यहाँ से 3 प्रश्न हम देख लिया। हमने देखा कि पीलिहा किसे प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, तो पीलिहा कहलाता है। देखिए एक होता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो आरबीसी का जो जीवन काल पूछा जाए तो 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप 120 को क्लिक करेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन तक। अगर दोनों ऑप्शन दे तो आपको 120 क्लिक करके आना है। अगर ऑप्शन में अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का कार्य कितना, मतलब कि जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन होता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो आप इस रेंज में देख करके मारेंगे। और देखिए डब्ल्यूबीसी को ही हमारे शरीर का कौन सैनिक ऐसे कुछ कहा जाता है कि मतलब कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरोध मतलब उत्पन्न करना, किसी भी बाहरी बीमारी को ना आने देना, ये है डब्ल्यूबीसी का काम। यही कारण है इसे हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इससे पहले कि मैंने शायद दूसरा या तीसरा प्रश्न में इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी में तो कई है, तो जैसे विटामिन बी 1 थायमिन कहलाता है, विटामिन बी 2 राइबोफ्लोविन कहलाता है, विटामिन बी3 नियासिन कहलाता है, विटामिन बी 5 अगर पूछा जाए तो पेंटोथेनिक अम्ल कहलाता है। अगर विटामिन बी 6 पूछ लिया जाए तो पायरोडॉक्सिन कहलाता है। अगर विटामिन बी 7 पूछ लिया जाए, विटामिन बी 7 को विटामिन एच भी कहते हैं, विटामिन बी 7 को विटामिन एच भी कहते हैं, जिसको रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन तो हमने पढ़ लिया विटामिन बी। विटामिन सी क्या हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन डी पूछ लिया जाता तो कैल्सीफेरॉल। अगर विटामिन ई पूछता जा तो टेकोफेरॉल। और देखिए 2 प्रश्न और हैं, हम इन प्रश्न को भी देख लेते हैं। साइट्रिक एसिड, हाँ साइट्रिक एसिड जो है नींबू और संतरा में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बताएं, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो पालक और टमाटर में। पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगर यह प्रश्न पूछता है कि अगर किसी कपड़े में जंग का धब्बा या लोहा का धब्बा लग गया तो उसे मिटाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। अब देखिए स्रोत तो टमाटर और गाजर भी है ऑक्जेलिक अम्ल का। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कपड़े पे पालक और टमाटर घसना शुरू कर दीजिए, कपड़ा खराब हो जाएगा। चलिए बिहार पुलिस 2011 का प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है। तो वर्षा की जो गोल बूंद होती है वह गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। इससे पहले की वीडियो में भी हमने ये सब डिस्कशन किया था, फुल डिस्कशन किया है। फिर भी इसमें एक हम ओवरव्यू लेते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या गुण, वह द्रव किसी भी द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह कम से कम पृष्ठ मतलब न्यूनतम पृष्ठ घेरने की चाहत रखता है, यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या, एक और प्रश्न यहाँ से 2-4 प्रश्न बनता है कि सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका क्या कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न पूछा जाता है कि शेविंग ब्रश को जब पानी से निकाल के बाहर निकाला जाता है तो वह आपस में उसके बाल क्यों चिपके रहते हैं, तो वहां पे भी पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पे हमने इतना प्रश्न देखा। अब हाँ इतना ही प्रश्न काफी है। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, तो किसके कारण हमने बता दिया। तो पहले क्वेश्चन में हम फुल डिस्कशन किया है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी किसे प्रभावित करता है, आंख को। विटामिन बी के बारे में पूछा जाता है, तो विटामिन बी के तो बहुत सारे हैं, जैसे पेलाग्रा नामक रोग भी होती है विटामिन बी की कमी से। और मंद बुद्धि जो कोई व्यक्ति हो जाता है, जिसे कम, जिसको कहते हैं हपलेस शायद हम कहते हैं, उसे भी विटामिन बी की कमी के कारण ही होता है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन के से क्या होता है, अगर किसी को चोट लगता है तो खून नहीं जमता है।
यह होते विटामिन के की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि इन्हीं के मतलब पुण्यतिथि याद रखिएगा कि जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि पुण्यतिथि के अवसर पे कि जन्म तिथि के अवसर पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिए कि अल्फ्रेड नोबेल की जन्म तिथि ना होकर के बल्कि पुण्यतिथि के अवसर पर या उसी के याद में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो प्रत्येक वर्ष 11 11 या 10 दिसंबर, हाँ 11 या 12 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और आपको बता दें अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो स्वीडन के थे, और इन्होंने खोज किया था डायनामाइट का। ठीक है, कभी कभी वर्ष पूछा जाता है, तो वर्ष क्या था? ऐसे है 1966 या फिर 67। इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1833 या कुछ, पूरा कंफर्म नहीं हूं मैं, हाँ 1833 ही था। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 1833 में और मृत्यु हुई थी 1896 में। अब देखिए यहाँ से हम वर्ष 1896 से दो बहुत अच्छे प्रश्न निकालेंगे कि डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु कब हुआ था? 1896 में, और उसी समय 1896 में सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ था। 23 जनवरी को ओडिशा के कटक में जन्म हुआ था किसका? सुभाष चंद्र बोस का। तो यहाँ से प्रश्न हमने देख लिया। और नोबेल पुरस्कार भी डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही दी जाती है। एकमात्र शांति का जो नोबेल होता है वही केवल ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। बाकी सब कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द मेरा प्रयास रहेगा, कुछ घंटों के बाद ही मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा कि 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है किन किन व्यक्तियों को मिला है, हम ट्रिक के साथ बताएंगे और बहुत जल्दी से आप उसे आसानी से याद भी कर पाएंगे। तो उसे देख करके जाना है। ग्रैंड स्लैम से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसे देख करके जाइएगा। एक आध प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बिहार पुलिस और रेलवे मतलब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एग्जाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री तापमान पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि समुद्र तल का पानी बस जमने ही वाला है, तो उसके नीचे जो है पानी का तापमान कितना होगा? तो याद रखिएगा उसके नीचे का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना? तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है ना, ये 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग है, वेग की इकाई है मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिए कि ध्वनि की जो वेग है कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो 332 के नियर क्या नजर आ रहा है? 330 मीटर पर सेकेंड। अगर घंटा पे पूछा जाता तो 760 मील प्रति घंटा है। ठीक ना, तो याद रखिएगा कि अगर घंटा में पूछा जाता तो 760 मील प्रति घंटा है ध्वनि का वेग वायु में। और बता दें कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का क्या होता है? निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। और सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है इस्पात में। और ठोस द्रव गैस में जब पूछा जाए कि किस में होगा ध्वनि का वेग सबसे अधिक, तो ठोस में सबसे अधिक, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम और गैस में द्रव की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन 40 देखेंगे और इस सुपर क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट प्रश्न होगा और इसमें हम फिर एडिट करके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को एडिट कर रहे हैं। तो ये है, पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो हमने बता दिया था जाइलम के द्वारा होता है पौधे में जल का परिवहन। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब हम शुरू करते हैं फिर दूसरा सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं।